नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योगी के दूसरे कार्यकाल की नई कैबिनेट तैयार। 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत कई सियासी दिग्गज होंगे शामिल। विपक्षी दलों को भी भेजा जाएगा आमंत्रण। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं भागवत। यूपी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने गोरखपुर से किया शुभारंभ। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो की खुराक। भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर पर सड़क हादसा। ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, अन्य घायल। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी की गला रेतकर हत्या। कॉलेज परिसर में कर्मचारी आवास में मिला शव। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री सहित करीब 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च नामांकन का अंतिम दिन है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी की बारी है। हालांकि इससे पहले सूबे में सियासी हलचल फिर बढ़ गई है। इस हलचल के बढ़ने का कारण योगी के गढ़ यानी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का पहुंचना है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर प्रवास पर आए सरसंघचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधवधाम में मुलाकात की। संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। वो संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी की बैठक लेंगे। साथ ही कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य की दूसरी पारी की शपथ लेंगे। उसके पहले संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश में रविवार से पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जानी है। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की है। अभियान को लेकर हर सेंटर पर पोलियो खुराक पहुंचा दी गई है। इसके लिए 1,40,000 बूथों पर पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्यक्रम है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। बहुमूल्य विचारों को सुनने की प्रतीक्षा है। अतः निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। पिछले कई महीने से लापता बहादुरपुर के ब्लॉक प्रमुख रामकुमार को पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक महेंद्रनाथ यादव के घर से बरामद किया है। कई थानों की पुलिस फोर्स ने विधायक के घर छापा मारकर ब्लॉक प्रमुख को मुक्त कराया। इससे पहले कलवारी थाने में ब्लॉक प्रमुख के साले ओम प्रकाश ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। एसीपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कलवारी थाने में ओम प्रकाश ने आकर सूचना दी थी कि उनके बहनोई रामकुमार को महेंद्र नाथ यादव अपने साथ ले गए थे। ऐसे में रामकुमार ने अपने साले ओम प्रकाश को फोन कर बताया कि उनको महेंद्र नाथ ने जबरदस्ती अपने आवास पर बंधक बनाकर रखा है। जब पुलिस सपा विधायक महेंद्र नाथ के घर गई तो वहां पर रामकुमार मौजूद मिले। उन्हें वहां से बरामद कर परिवार वालों को सौंपा गया और पुलिस सुरक्षा भी दी गई। कलवारी पर ओम प्रकाश पुत्र मिठाई लाल ने आकर के यह सूचना दी कि उनके जीजा रामकुमार जो बहादुरपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको 23 अक्टूबर 2021 को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्रनाथ यादव अपने साथ ले गए थे
और उनके जीजा रामकुमार के द्वारा 17 तारीख की रात में अपने साले ओम प्रकाश से रात में फ़ोन की वार्ता के क्रम में बताया गया कि उनको ज़बरदस्ती महेंद्रनाथ यादव के द्वारा अपने आवास पे बंधक बनाया हुआ है और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ओम प्रकाश की इस तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन्होंने कुछ ऑडियो भी उपलब्ध कराए थे, उन ऑडियो को सुन करके और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। और जब मौके पर पुलिस गई तो वहां पर रामकुमार मौजूद थे। रामकुमार को वहां से लेकर के उनके परिवार के थे। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतकों में एक नेपाल, दूसरा केरल और तीसरा सोनौली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरा टेम्पो नौतनवा की तरफ आ रहा था, जिसके बाद सोनौली कोतवाली के पास ट्रक से टेम्पो की टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल स्थित कैलादेवी थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने चूहरपुर निवासी नन्हे उर्फ सुंदर से अभद्रता की, वही विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। इस बीच दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव और फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। वही घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। थी कि एक ग्राम चूहड़पुर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये दोनों पक्ष जो सजाती हैं, यादव हैं, इनके बीच में पुराने झगड़े को लेकर आज आपस में पथराव व फायरिंग हुई, जिसमें कुल 11 लोग जिनके हल्की चोटें हैं, कुछ के छर्रे लगे हुए हैं, इन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कुल 12 लोग गिरफ्तार हैं। इसके साथ में पुलिस की तरफ से उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। यहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। मेरे द्वारा तथा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया है और किसी प्रकार की समस्या अब आगे कंटिन्यू नहीं है। बुलंदशहर में दलित परिवार से मारपीट और फायरिंग का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल 18 मार्च की रात दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें परिवार के 3 लोग घायल हो गए थे। तो वहीं अब मामले को लेकर अभिनेत्री और कांग्रेस नेता अर्चना गौतम भी परिवार से मिलने पहुंची और आरोपियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के प्राणगढ़ गांव का है। तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाला पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के प्राणगढ़ गांव का ये मामला है, जहां एक दलित परिवार के साथ गांव के ही दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें पिता पुत्र को गोली मार के आरोपी दबंगों द्वारा घायल किया गया है। जी शुक्रिया। तो तमाम इसके अलावा जो गोली लगी है पिता पुत्र को, वो गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 3 टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले की जानकारी पाकर हम आपको बताते हैं, हस्तिनापुर से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की प्रत्याशी रही अर्चना गौतम आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची हैं, जहां उन्होंने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो एसएसपी दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में बस्ती जिले की 4 सीटों को हारने पर बीएलओ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से शिकायत की गई है कि ऐसे बीएलओ को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी चुनाव को प्रभावित करने की हिम्मत न कर सके। साथ ही मतगणना स्थल पर अधिकारियों और सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बस्ती की सम्मानित जनता को चुनाव में उत्साह के साथ भाग लेने के लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस चुनाव में जरूर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, लेकिन बस्ती में हम कहीं 4 विधानसभा नहीं जीत पाए। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, लेकिन जो भी निर्णय बस्ती की सम्मानित जनता का है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या आने वाले समय में हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं केंद्र या प्रदेश की, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं। रायबरेली में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। तो वही हत्या की वजह भूमि विवाद सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके के मदनखेड़ा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कहाँ रहने वाले हो? मदन खेल पोखरनी से। क्या मामला हुआ है? रात में कत्ल हुई है सर। क्या नाम है जिसका कत्ल हुआ है? सत्रोहत। कौन है आपके? पिता। कहाँ रहने वाले हो? मदन खेल। कैसे पता चला आपको? आपको पता चला इसी चला जब सुबह लड़का को भेजे कि जब आप जगह लाओ जाए तो लड़का आवा तो देखे तो खून बह रहा, तो बताई जाए पापा उनके तो बांधे खून बह रहा। ये बांधे भी थे क्या इसमें चारपाई में? जैसे वही कुर्ता से लपेटे रहे। अच्छा। वैसे मुंह दिन रहे। हाँ। तो ये आवाज खोल के देखे तो भाग। बताई जाए पापा बाबा खून बह रहा। थाना महाराजगंज में थानाध्यक्ष महाराजगंज को सूचना प्राप्त हुई कि मजरे के मदन खेड़ा मजरे पोखरनी में एक वृद्ध जो जिनकी उम्र 65 वर्ष है और इनका नाम शत्रुघ्न पाल है, उनकी तेज हथियार से किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर एसएचओ महाराजगंज, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि वहाँ पर ये वृद्ध जो शत्रुघ्न पाल है, ये अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मड़िया बनाकर खेतों की रखवाली करने के लिए मच्छरदानी में सो रहे थे और उसी मच्छरदानी के ऊपर से ही किसी ने तेजधार से हथियार लेकर इनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इनके पुत्र द्वारा एक तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।